नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये पता होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनकी मेडिसिन स्टार्ट होगी, और काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन भी दी जाती हैं। काफ़ी सारे जो क्लिनिक है वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, और कुछ ऐसे क्लिनिक भी होते हैं जो आपको रिकमेंड नहीं करते हैं। तो मेडिसिन से रिलेटेड क्या आपको मेडिसिन लगातार लेनी चाहिए, क्या मेडिसिन लेना ज़रूरी है, तो कुछ इस तरीके के डाउट्स आपके भी दिमाग में आते होंगे। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जितने भी आपके मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम यूट्यूबर्स हैं, हम सिर्फ कंटेंट बनाते हैं। लेकिन आपको कोई भी अगर मेडिसिन के बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए, अगर कंज्यूम करने से पहले आपको नॉलेज नहीं है, तो आपके नज़दीकी जो भी डर्माटोलॉजिस्ट है उनको आप विजिट करिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। क्योंकि हर एक बंदे की अगर हम बात करें तो उसका बालों की अगर हम बात करें तो उसकी कंडीशन अलग अलग होती है। आपको सिंपली यहाँ पे वीडियोस को देख के यूट्यूब में जज नहीं करना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। मैं जितनी भी वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाता हूँ, मैं कोई भी मेडिसिन आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जितनी भी आपको मेडिसिन दी जाती हैं, दो तरीके की मेडिसिन दी जाती है। जैसे आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, जैसे मेरी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी सर्जरी हो चुकी है, तो मेरे को आज लगभग 55 डेज़ के आसपास यहाँ पे हो चुके हैं ट्रांसप्लांट करवाए। तो मेरी कंडीशन आप देख सकते हो, शेडिंग फेज जा चुका है, अब मेरे हल्के हल्के बाल आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेडिसिन आपको दो तरीके की दी जाती है। सबसे पहले जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसके बाद आपको 5 दिन की मेडिसिन दी जाती है, जिसपे आपके एंटीबायोटिक्स होती हैं, आपके एंटीबायोटिक्स होती हैं, और कुछ मेडिसिन एज ए पेन किलर होती है। तो इस तरह की मेडिसिन दी जाती है जो कि आपके हीलिंग प्रोसेस को यहाँ पे बूस्ट करती है। जो भी आपकी सर्जरी हुई होती है उस प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए वो मेडिसिन आपको दी जाती है। तो वो मेडिसिन ज़रूरी होती है, काफ़ी सारे क्लिनिक उसको देते हैं। मोस्टली जितने भी क्लिनिक हैं वो मेडिसिन आपको रिकमेंड करते हैं, तो वो मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमारा ट्रांसप्लांट हो जाता है, 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। मेरे केस में मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, जैसे आपका 1 मंथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, काफ़ी सारे क्लिनिक क्या करते हैं 10-15 दिन के बाद आपको कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आपको मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करनी है, आपको फिनेस्ट्राइड के जो टेबलेट्स होती हैं वो आपको स्टार्ट करने हैं, और तरह तरह के शैम्पूज आपको दिए जाते हैं, एंटी डेंड्रफ दिया जाता है, शैम्पू दिए जाते हैं, और नोरिशिंग के लिए भी शैम्पू दिए जाते हैं। तो मल्टीविटामिन दी जाती है, बायोटिन दिए जाते हैं। तो इस तरीके की मेडिसिन आपको क्लिनिक वाले देते हैं। काफ़ी सारे क्लिनिक ऐसे भी हैं जो नहीं देते हैं। तो उन मेडिसिन का आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। बेसिकली आपको ट्रांसप्लांट का पता होना चाहिए कि ट्रांसप्लांट बेसिकली होता क्या है। तो ट्रांसप्लांट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो आपका डोनर एरिया होता है, ये पीछे का जो पार्ट होता है, जैसे आपने काफ़ी केसेस में देखा होगा, काफ़ी लोग जिनके बाल झड़ जाते हैं, उनके ये वाले बाल रहते हैं, सिर्फ ये वाले। तो इसको हम डोनर एरिया कहते हैं, क्योंकि बहुत ही कम रेयर चांस होते हैं कि आपके ये वाले बाल झड़े। तो ये क्या होता है, बेसिकली जो आपके डोनर एरिया से ग्राफ्ट निकाले जाते हैं और उनको इम्प्लांट किया जाता है आपके यहाँ पे फ्रंट में, जहाँ पे आपको यहाँ पे ज़रूरत है। तो वो जो ग्राफ्ट पीछे से आपका निकाला जाता है यहाँ पे, वो ग्राफ्ट वहाँ से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होते हैं कि ग्राफ्ट अगर पीछे से निकाला जाए तो वो वापस आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ग्राफ्ट आपका पीछे से एक बार निकाला जाता है, उसको आगे इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो वो पीछे से गायब हो जाता है। तो वो जैसे आपके पीछे बाल होंगे, वो नेचुरली सी बात है, जैसे आपके बाल यहाँ पे होंगे वो ऑलरेडी यहाँ पे जैसे यहाँ से होंगे, वैसे ही आपके यहाँ पे इम्प्लांटेड एरिया में बाल रिएक्ट करेंगे, सेम होंगे, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो लेकिन जो आपको मेडिसिन दी जाती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे अपना केस बताता हूँ, जैसे ये वाला पार्ट मेरा यहाँ पे ट्रांसप्लांटेड है, उसके बाद कुछ हेयर्स मेरे बचे हुए हैं जो झड़ रहे थे, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पे मेडिसिन दी जाती है। ना नहीं है, जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं और साथ में जो हेयर्स ऐसे होते हैं पीछे जो आपके ट्रांसप्लांटेड नहीं है, उनको रोकने के लिए यहाँ पे मेडिसिन दी जाती है। उसमें डिफरेंट तरह की मेडिसिन होती है। फिनेस्ट्राइड हो गया, फिनेस्ट्राइड क्या होता है, जो मेल पैटर्न बैलेंस होती है उसको रोकने के लिए फिनेस्ट्राइड दिया जाता है। मिनॉक्सिडिल की स्प्रे आपको करने को बोली जाती है, तो मिनॉक्सिडिल आपको दिया जाता है। मल्टीविटामिन आपको दिए जाते हैं, अब बायोटिन दिया जाता है। बायोटिन की अगर बात करें तो वो नेल की ग्रोथ और हेयर्स की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, तो वो विटामिन आपको दिया जाता है ताकि आपको एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिले आपकी ग्रोथ में, हेयर आपके अच्छी तरह से नॉरिश हों। और एक और चीज़, मैं काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं क्या मेरे को मेडिसिन की ज़रूरत है कि नहीं है। तो मैं आपको सिंपली सा एक केस समझाना चाहता हूँ।
जैसे कि फ़र्ज़ करो कोई आदमी है, कोई पर्सन है, वो पहले यानी कि टर्बन बांधा करता था, अब वो टर्बन नहीं बांधता है। तो टर्बन बांधने से क्या होता है कि बालों पे एकदम से स्ट्रेस आ गया और उसके फ्रंट के बाल चले गए। बाकी पीछे की अगर मैं बात करूँ, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, वो फिट एंड फाइन है, उसको किसी भी तरीके का बाल्डनेस नहीं है, तो वो बाल बिल्कुल सेफ हैं। तो ऐसे पर्सन को, अगर ऐसे पर्सन का ट्रांसप्लांट होता है, उसके बाल यहाँ पे डोनर एरिया से अगर फ्रंट पार्ट में लगाए जाते हैं, तो उसको किसी भी तरीके की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। आपने काफ़ी सारे क्लिनिक्स देखे होंगे जो कि 10 रुपये में भी, ये भी काफ़ी लोगों को डाउट है, काफ़ी सारे क्लिनिक ऐसे हैं जो 10 रुपये में भी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं पर ग्राफ्ट, और कुछ कुछ क्लिनिक ऐसे हैं जो 75 रुपीज़ लेते हैं, 80 रुपीज़ चार्ज करते हैं, इवन कि 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर ग्राफ्ट का। उसमें फ़र्क इतना होता है कि जो आपसे 100 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, तो वो टाइम लेके आपके एक एक ग्राफ्ट को जहाँ से जो निकाला जाता है, उनको जांच परख के ही निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते हैं। अगर आप 10 रुपये पर ग्राफ्ट अगर आप ऐसे सर्जरी करवा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वो एकदम से पीछे आपके यहाँ पे डोनर एरिया पे जाएंगे, उनको जो भी बाल दिखेंगे वो एकदम से निकालते रहेंगे और आपके फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ पे इम्प्लांट कर देंगे। लेकिन जो 100 रुपये वाले जो ग्राफ्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, डॉक्टर जितने भी होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वो आपके डोनर एरिया को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, आपके डोनर एरिया में कौन से बाल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको वहाँ पे निकालते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार इस पार्ट से ही बाल निकाल दिए, इस पार्ट से नहीं निकाले, ऐसा भी नहीं करते हैं, ताकि वो यानी कि अगर आपका रिकवरी फेस में चला जाए पूरा ये डोनर एरिया, तो अच्छी तरह से हील हो जाए। तो कुछ इस तरीके से वो बाल निकालते हैं, तभी उनकी कॉस्ट जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये सारे डाउट्स आप लोगों को थे, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूँ। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों के यहाँ पे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे को पूछ सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन देता है ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर।